नमस्कार आप सभी को। आज के इस विशेष सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में, उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि पिछले सेशन में जो चीज़ें हमने देखी थी, पिछले सेशन में हमने राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा की थी और राष्ट्रीय उद्यान, भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान थे उनको हमने एक वीडियो के माध्यम से समग्रता से देखा था। आज के इस सेशन में जैसे हमने आपको बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व की चर्चा होने जा रही है कि भारत में कुल मिलाकर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उनकी स्थिति क्या है, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहली बात कि बायोस्फीयर होता क्या है, सबसे पहली बात कि जीवमंडल होता क्या है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई जीवमंडल होता क्या है। जीवमंडल, ठीक है, पहले बायोस्फीयर क्या होता है, जैवमंडल है, जीवमंडल क्या होता है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। जीवमंडल की जब बात करते हो, बायोस्फीयर की बात करते हो, तो आसान शब्दों में यदि मैं बताऊं तो बायोस्फीयर एक पृथ्वी का ऐसा हिस्सा है, पृथ्वी का ऐसा हिस्सा है जहां पर जीवन विद्यमान है, जहां पर जीवन है, पृथ्वी का ऐसा हिस्सा क्या कहलाता है, जीवमंडल कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम देखने वाले हैं। जब बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करते हैं, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करते हैं, तो कुछ बिंदुओं को हमें समझना ज़रूरी है और इनमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं या वैश्विक स्तर पर जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो किस प्रकार से अधिसूचित किए जाते हैं। ठीक है, कुछ को आप देखते होंगे कि वैश्विक स्तर पर जो यूनेस्को की लिस्ट है उसमें मान्यता मिली हुई है, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूनेस्को, और यूनाइटेड नेशन की जो ये संस्था है यूनेस्को, इसके बारे में आपको बता दें कि इसका जो कार्य है वो कार्य है विभिन्न देशों की संस्कृतियों को बचाना। विभिन्न देशों की संस्कृतियों को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन की जो संस्था काम करती है उसको हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं। अब यूनेस्को की जब हम बात करते हैं तो यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया था, वर्ष 1991 में एक प्रोग्राम चलाया था। इस प्रोग्राम को हम जानते हैं MAB के नाम से, आप कह लीजिए MAB प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर MAB की जब हम बात करते हैं, M फॉर मैन एंड B फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे यूनेस्को ने वर्ष 1991 में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो यूनेस्को द्वारा ये जो MAB प्रोग्राम चलाया गया था, यह एक इंटर गवर्नमेंटल, आप कह सकते हो कि मुहिम थी या इंटर गवर्नमेंटल जो साइंटिफिक प्रोग्राम था। और इंटर गवर्नमेंटल इसको इस तर्ज पर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारी संस्थाएं, कई सारी देशों की संस्थाएं मिलकर इस दिशा में काम कर रही थी। साइंटिफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एक प्रकार से यह एक वैज्ञानिक शोध कार्य भी था कि किस प्रकार से मानव पशु संघर्ष को कम किया जाए, किस प्रकार से जो विविधता है, जैव विविधता है, उसको संरक्षित किया जाए। तो इस दिशा में काम करने के लिए MAB प्रोग्राम वर्ष 1991 में चलाया गया था। अब वर्ष 1991 में जो ये MAB प्रोग्राम चलाया गया था, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल था, या आप कह लीजिए आसान शब्दों में इसके उद्देश्य क्या थे। तो इसके उद्देश्यों में सबसे पहला था कि बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है, उसका संरक्षण करना, जैव विविधता संरक्षण, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाना, उसके लॉस को कम करना। दूसरा यहाँ पे था कंजर्वेशन, ठीक है, संरक्षण की बात होती थी, संरक्षण की बात होती थी। तीसरा जो इसका उद्देश्य था
उन उद्देश्यों में शामिल था क्लाइमेट चेंज, कि भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार लड़ सकते हैं, किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। तो तीसरा इसका जो उद्देश्य था, ये था जलवायु परिवर्तन को रोकना, जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में कार्य करना। इसके साथ साथ इसका जो चौथा उद्देश्य आपको देखने को मिलता था वो था सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती थी। सतत विकास भी इसका एक लक्ष्य था, और साथ ही साथ इसका एक लक्ष्य और भी था, क्या, एजुकेशनल एंड रिसर्च, मतलब शोध कार्य, शैक्षणिक कार्य और शोध कार्य की किस प्रकार से मानव पशु संघर्ष को कम किया जा सकता है, किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं हम इसको कंजर्वेशन इसका करके। तो कहने का मतलब है कि जो मैन एंड बायोडाइवर्सिटी ये जो प्रोग्राम चलाया गया था यूनेस्को द्वारा, इसका जो मुहिम था उसके बारे में हमने देखा। मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम चलाया गया था इसके बारे में हमने देखा कि इसके उद्देश्य थे कि जैव विविधता जो लगातार समाप्त हो रही है उसको कम करना, उसको संरक्षित करना, जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में काम करना, सतत विकास के लिए काम करना, साथ ही साथ इन सब कारणों पे शोध करना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे उस दिशा में कदम उठाए जा सकें। तो यहाँ पे आपने समझा MAB प्रोग्राम के बारे में। और आपको बता दें MAB प्रोग्राम के बारे में मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व आप देखते हो इनकी संख्या देखने को मिलती है 18, और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो MAB प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ठीक है, जो MAB प्रोग्राम का हिस्सा है मतलब मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा है, मतलब ये शामिल कहाँ पे हैं, ये यूनेस्को की जो आप कह सकते हो यूनेस्को की जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें शामिल हैं। तो भारत में कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं, और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को का प्रोग्राम है उसका हिस्सा हैं। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब बात आती है कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व 12 जो वर्ल्ड नेटवर्क का, वैश्विक नेटवर्क का जो हिस्सा हैं और 6 नहीं हैं। ठीक है, तो 6 क्यों नहीं हैं? तो आपको बता दें, जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले संबंधित राज्य को घोषित करना होता है। किसी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करना होता है, और उसके बाद फिर यूनेस्को के समक्ष मान्यता के लिए कि भाई वर्ल्ड नेटवर्क में इसको शामिल किया जाए, उसके लिए आवेदन करना होता है। यदि यूनेस्को सहमति दे देती है तो वो बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। यदि यूनेस्को सहमति नहीं देती है तो वो आप कह सकते हो अंतर्देशीय, ठीक है, या डोमेस्टिक जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके रूप में वो अधिसूचित रहता है, उसके रूप में वो रहता है। अब आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में देख लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया, इस प्रोग्राम के बारे में ये जानना जरूरी था। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी मौजूदा स्थिति है, भारत की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है, मौजूदा स्थिति के बारे में देखने को मिलता है कि टोटल हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और इन 18 में से 12 ऐसे हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा हैं और 6 ऐसे हैं जो डोमेस्टिक हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ हैं, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और उन बायोस्फीयर रिजर्व में से कौन किस नेटवर्क का हिस्सा है ये जानना जरूरी है, अनिवार्य है, आपको पता होना चाहिए। अब आइए एक एक करके हम समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व की जब आप बात करते हो तो इस तरह से, जैसे आपने पिछली कक्षा में आपने देखा था राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, तो वहाँ पे आपने उस एरिया के बारे में समझा होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस प्रकार का कुछ एरिया होता है और इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कोर एरिया, कोर क्षेत्र। ठीक है,
इसके बाद ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिलता है इसको बोलते हैं बफर जोन या बफर क्षेत्र, ठीक है। और ये जो सबसे बाहर का एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट होता है, जो सबसे बाहर का एरिया है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है, एरिया ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है। ये सबसे बाहर का क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे समझना है, जब हम बात करते हैं कोर क्षेत्र की, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व हम पढ़ रहे हैं और बायोस्फीयर रिजर्व में आप देखोगे कि नेशनल पार्क भी शामिल होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी शामिल होते हैं, टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और अन्य हाथी रिजर्व भी, एलिफेंट रिजर्व भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए ये कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व कहाँ पे होगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। जब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, उससे पहले कुछ एरिया को समझ लेते हैं। जैसे जो कोर क्षेत्र होते हैं, आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कोर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, पूरी तरह से ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है और इस कोर क्षेत्र में कोई भी पर्यटन की भी गतिविधि नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ वन विभाग के कर्मी जो उससे जुड़े हुए उनके दैनिक कार्य होते हैं उसके लिए जा सकते हैं, बाकी अन्य सभी के लिए ये प्रतिबंधित होता है। दूसरी बात हम करते हैं बफर क्षेत्र की या बफर जोन की। बफर जोन की जब हम बात करते हैं तो बफर जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सीमित मात्रा में पर्यटन की भी अनुमति होती है, जहां पर सीमित मात्रा में जो जंगल से जुड़े हुए उत्पाद हैं उनको कलेक्ट करने की अनुमति होती है, जहां पर सीमित मात्रा में पशु चराई की अनुमति होती है। तो कहने का मतलब है कि जो बफर जोन होता है वहाँ पर कुछ ढील दी जाती है, कुछ सुविधाएं आपको मिलती हैं, साथ ही साथ पर्यटन, सीमित मात्रा में पर्यटन की भी यहाँ पे अनुमति होती है, ये आपको समझना है। तो ये तो हो गया बफर जोन की बात, लेकिन यहाँ पर भी आपको अनुमति लेनी पड़ती है। फिर बात आती है सबसे बाहर के जोन की, जिसको हमने बोला एरिया ऑफ कॉरपोरेशन। इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे बता दें कि सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होती है, खनन गतिविधियों की भी अनुमति होती है, ठीक है। आप खनन गतिविधियों के साथ साथ इंडस्ट्री भी यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब पूरी छूट यहाँ पर आपको मिली हुई होती है। अब जैसे आपने समझा कोर और बफर क्षेत्र के बारे में, अब आपको आकलन करना है। कोर और बफर क्षेत्र का मतलब आप समझ चुके हैं, तो ऐसे में आपको बताना है कि भैया कोर क्षेत्र में नेशनल पार्क होगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। निश्चित तौर पे कोर क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा, नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। बफर क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा, बफर क्षेत्र में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। वन्य जीव अभ्यारण्य आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेंगे बफर क्षेत्र में। तो ये दोनों चीज़ें आपने समझ लिया, क्योंकि अभी आगे जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो वहाँ पर दोनों संदर्भों में बात होगी और वहाँ पर ये आपको जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको और बता देते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तकों में बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। IUCN एक संस्था है, आप जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN जो संस्था है उसके द्वारा भी कुछ क्षेत्रों को, जैसे कोर क्षेत्र को किस कैटेगरी में रखा जाता है या बफर क्षेत्र को किस कैटेगरी में रखा जाता है, यह भी आपका जानना जरूरी है। यहाँ पे आपको बता दें कि यदि हम कोर क्षेत्र की बात करें, IUCN के अनुसार यदि हम कोर क्षेत्र की बात करें तो IUCN के अनुसार कोर क्षेत्र जो है वो IUCN की कैटेगरी 2 एरिया के अंतर्गत आता है। किस एरिया के अंतर्गत आता है, कैटेगरी 2 एरिया के अंतर्गत आता है। कौन सा, कोर क्षेत्र IUCN की कैटेगरी 2 एरिया के अंतर्गत आता है। अब यहीं पे यदि मैं पूछ लूं कि बफर क्षेत्र किस एरिया के अंतर्गत आता है IUCN के अनुसार, तो नोट कर लीजिएगा कि बफर क्षेत्र IUCN के अनुसार कैटेगरी 4 के अंतर्गत आता है, कैटेगरी 4 एरिया के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों पता होना चाहिए कि बफर क्षेत्र जो है वो IUCN के अंतर्गत किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है या कोर। तो ये पुस्तकों में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसको याद रखिएगा, एडवांस लेवल का यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और समझना है कि यदि हम किसी क्षेत्र को
इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दें, ठीक है, तो वहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं वो सीमित हो जाती हैं। मतलब यदि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी हम इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दे रहे हैं तो जो वहाँ पे छूट थी वो वापस ली जा सकती है, ये भी आपका जानना जरूरी है। अब एक एक करके यहाँ पे हम भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले जिस बायोस्फीयर रिजर्व की हम चर्चा करेंगे, सबसे पहला जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की हम चर्चा करने जा रहे हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की यदि हम बात करें तो आपको बता दें यह 3 राज्यों में विस्तारित है। कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो किन राज्यों में विस्तारित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। इन 3 राज्यों में विस्तार देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो वर्ष 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। हालांकि ये जानना जरूरी नहीं है। एरिया भी यदि आपको नोट करना है नोट कर सकते हो, हालांकि परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। 5520 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। कितना है? 5520 वर्ग किलोमीटर के एरिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ नाम और संबंधित राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। और आपको यह भी बता दें कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ये शामिल है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। नीलगिरी आप जानते हैं इसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हमने कहा पश्चिमी घाट का हिस्सा है, आपको पता होगा कि पूरा का पूरा जो पश्चिमी घाट है उसको वर्ष 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा मिला है, पूरे के पूरे पश्चिमी घाट को, ठीक है। और नीलगिरी पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पाया क्या जाता है? यहाँ पे प्रमुख रूप से आपको नीलगिरी ताहर देखने को मिलता है। नीलगिरी ताहर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और नीलगिरी ताहर के साथ साथ यहाँ पे बंदरों की भी कई प्रजाति देखने को मिलती है, जिनमें से एक है लायन टेल्ड मकाकू, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो आपको जानना है। जैसे हमने बताया कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसमें कई सारे नेशनल पार्क शामिल होते हैं, कई सारी वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल होते हैं। इसमें यदि मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले शांत घाटी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे जो देखने को मिलेगा शांत घाटी नेशनल पार्क के बाद वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये तीनों के तीनों किस राज्य से संबंधित हैं? ये तीनों के तीनों केरल से संबंधित हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो तमिलनाडु की बात आती है। तमिलनाडु में यदि मैं बात करूं तो तमिलनाडु का मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसी में शामिल है, ठीक है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के बाद यहाँ पे कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जैसे मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व भी इसी में आता है। मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व भी इसी का हिस्सा है। तीसरा यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वो भी इसका हिस्सा है। और ये संबंधित कहाँ से हैं? ये तीनों संबंधित हैं तमिलनाडु से, ठीक है। हमने देखा कि इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। तो कर्नाटक का क्या कोई इसमें शामिल है? जी हाँ, कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ साथ कर्नाटक का नागरहोले टाइगर रिजर्व भी इसमें शामिल है, ठीक है। कौन सा? नागरहोले
टाइगर रिजर्व। ये कहाँ से संबंधित हैं? ये कर्नाटक से संबंधित हैं। तो आपने देखा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कुल मिलाकर 8 नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आते हैं। ये तो बात हो गई नीलगिरी की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। चलिए, अब हम बात करेंगे नंदा देवी की। किसकी बात करेंगे? नंदा देवी की बात करेंगे। दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात आती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है कि संबंधित बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, तो आपको बता दें इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी और ये आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? उत्तराखंड राज्य में ये देखने को मिलता है। वर्ष 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्र की बात करें 5860, याद रखिएगा 5860.59 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में विस्थापित है। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्षेत्र याद रखने की स्थापना यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। हिमालयन मस्क डियर हो गया, हिमालयन ताहर हो गया। हिमालयन ताहर के साथ साथ यहाँ पे आपको लेपर्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड भी देखने को मिलता है। और नंदा देवी की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और वैश्विक स्तर पे यदि हम बात करें तो इसका स्थान 23वां है। मतलब विश्व की 23वीं सबसे ऊंची जो चोटी है वो है नंदा देवी। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यह भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें सम्मिलित कौन कौन से हैं, तो इसमें याद रखिएगा पहला जो इसके अंतर्गत आता है वो आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, और दूसरा नेशनल पार्क जो इसके अंतर्गत आता है वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। तीसरा अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तीसरा है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। आपको बता दें कि ये संबंधित कहाँ से है? ये संबंधित है गारो हिल्स से। ठीक है, गारो हिल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गारो हिल्स आपको मेघालय में देखने को मिलते हैं। तो इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है मेघालय राज्य से। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है गारो हिल्स मेघालय से। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको बता दें नोकरेक की बात जब हम करते हैं तो नोकरेक जो है ये पश्चिमी गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको याद रखना है, पश्चिमी गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। विशेष रूप से जानवरों में बात करें तो रेड पांडा यहाँ पे पाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर होलोक गिब्बन भी पाया जाता है। होलोक गिब्बन यह भी पाया जाता है। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा तो इस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें यदि मैं और आपको बता दूं तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। ठीक है, नोकरेक आपका हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करने वाले हैं। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की यदि बात करें तो ये जो देखने, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार विशेष रूप से 2 द्वीप समूह हैं। एक है अंडमान द्वीप समूह, एक है निकोबार द्वीप समूह। तो ये पाया कहाँ पे जाता है? ये निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर ये देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है?
ग्रेट निकोबार द्वीप पर ये देखने को मिलता है। और इसके संदर्भ में यह भी आपको याद रखना है कि ग्रेट निकोबार के 85% हिस्से पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। ग्रेट निकोबार जो द्वीप है उसके 85% हिस्से पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। पहला है कैंपबेल नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, और दूसरा गैलाथिया बे, गैलाथिया बे नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले बायोस्फीयर रिजर्व की। अगला बायोस्फीयर जो रिजर्व है, और आपको बता दें कि यह भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ठीक है, यह भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, और ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल चौथा बायोस्फीयर रिजर्व है जितना अभी तक हमने देखा है। अब हम बात करेंगे मानस की। ठीक है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व की। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस नाम से आपको पता है कि संबंधित है कहाँ से, असम से। काजीरंगा मानस कई बार आपने देखा होगा, ये संबंधित है असम से। और नामकरण की यदि हम बात करें, कि भाई मानस नाम कैसे पड़ा है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर मानस नदी है, एक नदी है मानस नदी, जो कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, उसी के नाम पर इसका नामकरण पड़ा है। मानस टाइगर रिजर्व भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है। और जब हम बात करते हैं कि भाई मानस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मानस नेशनल पार्क। इसके अंतर्गत आता है मानस नेशनल पार्क, और यहाँ पे विशेष रूप से गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। इस एरिया में गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं, और गोल्डन लंगूर आप जानते हैं लगातार चर्चा में रहता है। और जब गोल्डन लंगूर की बात करते हैं तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद आना चाहिए, यदि आप नोट्स पलटोगे, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, यह भी असम से संबंधित है, और इस विशेष वन्य जीव अभ्यारण्य को इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ पे गोल्डन लंगूर को संरक्षित करना है। तो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखना है, क्योंकि ये विशेष रूप से गोल्डन लंगूर को संरक्षित करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मानस के बाद अगला जो हमें देखना है वो है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे देखने को मिलता है? कोरोमंडल तट आपने पढ़ा होगा। कोरोमंडल तट कहाँ देखने को मिलता है? ये संबंधित है तमिलनाडु से। ठीक है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जब आप बढ़ते हैं तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच आपको देखने को क्या मिलता है? मन्नार की खाड़ी। और वहीं पर इसी खाड़ी में 21 छोटे छोटे द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 21 छोटे छोटे द्वीप हैं, और इन्हीं द्वीपों को मिलाकर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व बना है। क्योंकि ये समुद्री है तो निश्चित रूप से जानवर जो मिलेंगे वो जलीय जीव मिलेंगे, और यहाँ पे डुगोंग आपको देखने को मिलता है, जिसको समुद्री गाय कहते हो। डुगोंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु से संबंधित है। 21 टापू को मिलाकर ये आपको देखने को मिलता है। और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी में, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी मिलती है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल ये पांचवा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब गल्फ ऑफ मन्नार के बाद हम आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर पे। 6वें नंबर पर आपको देखने को मिलता है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताऊं कि सबसे पहले वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ये शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था।
ठीक है। पश्चिम बंगाल से संबंधित है, सुंदरबन के बारे में आपको पता होगा क्योंकि सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है और सुंदरी नामक वृक्षों के कारण इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। मैंग्रोव की बाहुलता वाला यह क्षेत्र है और यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे इसके अंतर्गत 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रमुखता से आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? हैलीडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैलीडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा जो देखने को मिलता है वह है सजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके अंतर्गत सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत 3 वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलते हैं। हैलीडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा सजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 वन्यजीव अभ्यारण्य आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और आपको बता दें कि ये 6वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत से शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन के बाद देख लेते हैं अगला। सुंदरबन के बाद अगला जो हमें देखना है वो आता है सिमरीपल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सिमरी बायोस्फीयर रिजर्व, सिमरीपल बायोस्फीयर रिजर्व की अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जब सिमरीपल की बात आ रही है, इसके नामकरण की बात आती है तो आपको बता दें एक वृक्ष है जिसको बोलते हैं बोमबैक्स, ये याद रखिएगा, एक वृक्ष है जिसको बोलते हैं बोमबैक्स सीबा। और बोमबैक्स सीबा ये जो वृक्ष है विशेष रूप से इसमें रेड कलर के फूल आपको देखने को मिलते हैं और सिल्क कॉटन के नाम पर इसको जाना जाता है और इसी के नाम पर ये सिमरीपल बायोस्फीयर रिजर्व रखा गया है। सिमरीपल बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत सबसे पहले सिमरीपल राष्ट्रीय उद्यान आता है, सिमरीपल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। सिमरीपल नेशनल पार्क के साथ साथ यहाँ पे हडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलता है और हडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है। तो सिमरीपल राष्ट्रीय उद्यान, हडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए किसके अंतर्गत? सिमरीपल के अंतर्गत। ये आता कहाँ पे है, किस राज्य में आता है? तो सिमरीपल संबंधित है ओडिशा राज्य से। ठीक है, ओडिशा राज्य से ये संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 वाटरफॉल भी आते हैं, एक का नाम है जोरंडा, इसको नोट कर लीजिएगा, जोरंडा नामक एक वाटरफॉल यहाँ पे आता है। दूसरा आता है बरेही पानी, ये 2 आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे वाटरफॉल भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। सिमरीपल की बात करें तो याद रखिएगा यह भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है और ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल 7वां आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद आता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इसके बाद आता है। और आपको बता दें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल ये 8वां बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कौन सा है? 8वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत पहले देखने को मिलता है आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क के साथ बोरी अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है, इसी के अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य। ठीक है, बोरी अभ्यारण्य के साथ और क्या देखने को मिलता है? पंचमढ़ी अभ्यारण्य, पंचमढ़ी अभ्यारण्य। तो यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी अभ्यारण्य, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, ये 3 आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि जब हम बात करते हैं सतपुड़ा की तो 7 चोटियों के नाम पर इसका नाम रखा गया था।
ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं धूपगढ़, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। और वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल ये 8वां है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें इसके अंतर्गत जो आते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है मौलिंग नेशनल पार्क। कौन सा? मौलिंग नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और मौलिंग नेशनल पार्क के साथ साथ यहाँ पे दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मौलिंग नेशनल पार्क आपको दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत देखने को मिलता है। वर्ष 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से संबंधित है, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पे मस्क डियर, रेड पांडा और जो ऐसे जानवर जो ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्या ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? नहीं, ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, ठीक है। दिहांग दिबांग के बाद जो अगला आपका आता है वो आता है डिब्रू सखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। डिब्रू सखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। डिब्रू सखोवा बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं, यदि पिछला सेशन आपका ये तैयार होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने आपको डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क भी बोला था, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क भी बताया था। और हमने यह भी बताया था कि डिब्रू सखोवा जो नेशनल पार्क है ये आपको देखने को मिलता है असम में। कब बताया था? जब हमने काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा की चर्चा की थी, तब आपको याद रखना था इस चीज़ को। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? डिब्रू सखोवा, ये असम से संबंधित है और इसके अंतर्गत एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। 3 नदियाँ इसमें बहती हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्रा, लोहित और डिब्रू, 3 नदियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये संबंधित कहाँ से हो गया? ये संबंधित हो गया असम से। आगे बढ़ते हैं। क्या ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगला बात कर लेते हैं हम कंचनजंगा की। कंचनजंगा की बात करेंगे। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो सबसे पहली बात कंचनजंगा शब्द से याद आना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसका संबंध सिक्किम से है। तो ये कहाँ से संबंधित है? किस राज्य से? सिक्किम राज्य से संबंधित है। और यहाँ पर आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कौन सा नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आता है? कंचनजंगा नेशनल पार्क इसके अंतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी देखने को मिलती है जिसका नाम है थोलुंग, ठीक है। थोलुंग मोनेस्ट्री जो है वो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बफर जोन में देखने को मिलती है और ये प्रमुख मोनेस्ट्री है, यह भी आपको याद रखना है क्योंकि सिक्किम में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुतायत संख्या में देखने को मिलते हैं। क्या ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? जी हाँ, ये शामिल है। अगला आता है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम कच्छ की बात करते हैं तो कच्छ को विशेष रूप से 2 भागों में डिवाइड कर देखा जाता है। एक है द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है, और दूसरा आपको देखने को मिलता है लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ में ये विस्तारित है, ऐसा आप कह सकते हो। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको कच्छ डेजर्ट सेंचुरी देखने को मिलती है। कच्छ
डेजर्ट सेंचुरी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। और दूसरा जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो है वाइल्ड एस सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड एस सेंचुरी, ठीक है, जो जंगली गधों की सेंचुरी है या वन्यजीव अभ्यारण्य है। और कच्छ डेजर्ट सेंचुरी, ये दो आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। और इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत एक घास का मैदान भी देखने को मिलता है जिसका नाम है बन्नी घास के मैदान, यह भी आपको याद रखने, ठीक है। क्या ये वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है? जी नहीं। अगला आपका आता है अचानकमार अमरकंटक। कौन सा आता है? अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सबसे पहली बात कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ये शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे हमने बात किया अमरकंटक, आपको तुरंत दो नदियां याद आना चाहिए, नर्मदा और सोन। क्यों याद आना चाहिए? नर्मदा और सोन का अमरकंटक से क्या संबंध है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आज का आपका होमवर्क है। अचानकमार की बात करें तो विशेष रूप से मैकाल जो पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार यहाँ देखने को मिलता है। और इसका संबंध कहाँ से है? तो याद रखिएगा, इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और वर्ल्ड नेटवर्क में ये शामिल है, ये हमने पहले आपको बता दिया। अगला जो आपको देखने को मिलता है वो है अगस्त्यामलाई, ठीक है, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो याद रखिएगा, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपको देखने को मिलता है केरल राज्य में, ये आपको पता होना चाहिए। और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ये शामिल है। अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिएगा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की यदि हम बात करें तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। और इसके अंतर्गत आपको पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू और किब्बर नामक वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलते हैं। संबंध कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से। तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। क्या ये वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है? वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है तो इसका जवाब होगा नहीं, ठीक है। 11 हमने देख लिए जो वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है। अगला है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ये अगला है, इसके बारे में हमें देखना है। शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व इसको बोलते हैं। तो शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपको देखने को कहाँ पे मिलता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए रहने दीजिए, मैं बता देता हूँ। ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इसके अंतर्गत एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आपको शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत देखने को मिलता है और इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। क्या ये उसमें शामिल है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? नहीं, ये भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। अगला आपका आता है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला ये सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व भारत का है। और ये भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है। इसके अंतर्गत आपको पन्ना नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, पन्ना नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। तो पन्ना नेशनल पार्क, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और विंध्यन जो पर्वतमाला है उसका विस्तार भी यहाँ पे देखने को मिलता है। भारत की गोंड ट्राइब जो है वो इस रीजन में पाई जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और जब हम पन्ना की बात कर रहे हैं तो पन्ना का संबंध कहाँ से होगा? इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। तो ये भारत के कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व थे। और इन बायोस्फीयर रिजर्व में से मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया है,
आपसे होमवर्क में मैंने अभी पूछा था कि नर्मदा और सोन जो नदियां हैं इनका संबंध अमरकंटक से क्या है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में अवगत कराओगे, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप हमें जानकारी दोगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व को हमने देख लिया। अब आइए एक बार इन्हीं चीज़ों को हम मैप पर देख लेते हैं तो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। आइए मैप पर एक बार देख लेते हैं। देखो मैप पे क्या है ना कि बहुत कंजेस्टेड हो जाता है और चीज़ें दिखाई नहीं उतने अच्छे से पड़ती हैं, ठीक है, या तो हम अलग अलग करें। अब जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, पहला कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कच्छ गुजरात, कंचनजंगा सिक्किम, मानस डिब्रू सखौवा असम, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सिमरीपल उड़ीसा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगत्सा मलाई तमिलनाडु और केरला, नीलगिरी कर्नाटका, अचानकमार और अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और पंचामढ़ी और पन्ना मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। ये आपका मैप है जिसके माध्यम से आप भारत के बायोस्फीयर रिजर्व को आप देख सकते हैं कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है, किस किस राज्य में देखने को मिलता है। यह मैप है, इस मैप से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक प्लेन मैप लीजिए और उस प्लेन मैप पर स्वयं से इन चीज़ों को मेंशन करिए, तब जाके आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और फिर से नए सेशन में जब हम मिलेंगे तो वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें और भी देखेंगे। जिस तरह से अभी राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व समाप्त किया, हो सकता है आगे वन्यजीव अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व की हम बात करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।